बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फ़िज़िक्स में हम 10th की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और लाइट का या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो यूनिट है वो ज़ेर बहस है। हमने अभी तक जो गुफ्तगू की थी लाइट के रिफ़्लेक्शन के हवाले से थी और उसमें हमने लॉज ऑफ रिफ़्लेक्शन को देखा, रिफ़्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर को देखा, स्फेरिकल मिरर को देखा। स्फेरिकल मिरर में जो मुख्तलिफ़ केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के उनको हमने डिस्कस किया और मिरर फार्मूला जो था या स्फेरिकल मिरर फार्मूला वो हमने डिराइव किया। यहाँ पे रिफ़्लेक्शन का हिस्सा इख्तिताम पज़ीर होता है। छोटे छोटे जो डिफरेंट यूजेस हैं कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर के, चूँकि वो छोटा सा एक टॉपिक है और मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स का जो टाइम है वो छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर कंज्यूम हो जाए, तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़्यादा पर्टिनेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम फोकस किए हुए हैं। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जहन में है कि बच्चों का जो वक्त मुख्तलिफ़ अवामिल की वजह से ज़ाया हुआ है तो उसकी किसी तरीके से उस कमी को पूरा किया जा सके। आज हम गुफ्तगू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब कोई भी वेव अपना मीडियम चेंज करती है तो उसके नतीजे में वेव के अंदर कुछ उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। आपको वेव के चैप्टर में हमने इस चीज़ को देखा था कि जब वेव एक नए मीडियम में एंटर होती है तो उसमें स्पीड और डायरेक्शन दो चीज़ें ज़रूर तब्दील होती हैं और इसी अमल का, इसी फिनोमिनन का, इसी मज़र का नाम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्शन को हम डिफ़ाइन कुछ यूँ करते हैं, चेंज इन स्पीड, आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, एंड, और हम इसके साथ कभी कभी और भी लिख देते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है, एंड और डायरेक्शन ऑफ लाइट is called refraction of light। अगर हम वेव की बात करेंगे, जनरल वेव की बात करेंगे तो वो फिर रिफ्रैक्शन ऑफ वेव कहलाएगा। हम चूँकि लाइट के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। स्टूडेंट्स ये अब सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एंड लिखना चाहिए था, और क्यों लिखा है। एक केस हमारे पास ऐसा है जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है और वो तब होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल करे नए ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर आ जाए, परपेंडिकुलर हो, तो उस सूरत में हमारे पास उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। स्पीड जो है उसने हर सूरत तब्दील होना है अगर एक नया मीडियम सामने आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक ग्लास स्लैब है, पीस ऑफ ग्लास है। हमने इब्तिदाई वीडियो जो इस चैप्टर के ऊपर हमने शुरू की थी उसमें भी हमने कहा कि अब ये हमारे पास ग्लास स्लैब है और इस पे ये जो वेव है ये यूँ इंटर होती है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इसके सामने होल्ड करता हूँ, आप देखिएगा कि जब आप इसको गिलास के पीछे से, शीशे के पीछे से देखेंगे तो आपको ये इसमें इस जो एयर में इसका पार्ट है और जो ग्लास में से आपको नज़र आ रहा है ये दोनों एक दूसरे से हट के नज़र आएंगे। और उसकी वजह यही होती है, अगर आप इनको देख लीजिए कि इसमें जब ये इंटर होते हैं तो ये इसके अंदर एक हल्का सा बेंडिंग, कुछ इतना प्रोमिनेंट आपको ज़रा मुश्किल से नज़र आएगा। थोड़ा सा अगर आप इसको यूं देख सकें तो आपको नज़र आएगा कि ये देखिए दोनों एक दूसरे के साथ ऊपर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से हट के हैं। अब ये हट के नज़र आने वाली जो इसकी रीज़न है वो यही है कि इसके अंदर
यानी अगर आप इनको देखें तो ये आपको बिल्कुल एक दूसरे के सामने नज़र नहीं आएंगी। यानी असूलन तो ये सिंगल एक दो पैरेलल लाइंस है, अगर दिस इज़ अ ट्यूनिंग फोर्क। इस ट्यूनिंग फोर्क के जो दो प्रॉन्ग्स हैं असूलन तो ये पैरेलल लाइन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, तो इनको बिल्कुल एक दूसरे के पीछे होना चाहिए, लेकिन हमें ये पीछे नज़र नहीं आते हैं। अब बेसिकली हो क्या रहा है, होता यह है कि जब ये एक सरफेस है और एक रे ऑफ लाइट इंटर हो रही है इस नए मीडियम में, हम एज्यूम करते हैं कि दिस इज़ एयर एंड दिस इज़, चलें चूँकि मैं एग्जांपल में ग्लास डिस्कस कर चुका हूँ तो मैं ग्लास ही ले लेता हूँ। इट कैन बी वाटर, इट कैन बी डायमंड, इट कैन बी एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब होता यह है कि ये रे जब इंटर होती है तो उस सूरत में फिर ये अपना ओरिजिनल जो इसका पाथ था उसको बरकरार नहीं रख सकती। मैं उसको डॉटेड से इसलिए शो कर रहा हूँ कि आपको नज़र आए कि ये अब यूँ नहीं जाती, बल्कि ये अपना पाथ चेंज कर देती है कुछ यूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब हम बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जिसे हम कहते हैं, जब वो डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ भी मैंने आपसे ये बात की थी कि हम एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, और उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि हमें एक एंगल मेजरमेंट के लिए विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टू मीडिया। यहाँ पे ये हमारे पास, मैं इसको सिर्फ एन लिखूँगा विच इज़ नॉर्मल। तो यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ भी कुछ एंगल बन रहा था और यहाँ भी कुछ एंगल बन रहा है। ये जो रे ऑफ लाइट आ रही थी, इस आने वाली रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं। जब हमने रिफ्लेक्शन डिस्कस किया वहाँ भी हमने इसको यही नाम दिया था, इंसिडेंट रे। और जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, या चले मैं इसको लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस या थीटा आई कहते हैं। अब नेचुरल सी चीज़ है कि ये जो हमारे पास दूसरी है इसका नाम क्या बनेगा, रिफ्रैक्टेड रे। ये इतना चबा के मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि अक्सर स्टूडेंट को रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन बिल्कुल एक जैसे सुनाई देते हैं, सो बी केयरफुल विद इट। रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो हमारे पास सिचुएशन आप देख रहे हैं कि ये रे ऑफ लाइट आई और इसने बेंड किया, इस बेंडिंग को और इसकी स्पीड में भी फ़र्क आया। इस अमल को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है ये एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का प्रोसेस है, और ये अपने आप को किसी भी दो पेयर यानी किसी भी दो मीडिया के दरमियान ये जो एक्सटेंट है कि कितना बेंडिंग होगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज़ डिनोटेड बाय n। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या जाहिर करता है, इसको हम दो तीन तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं। एक तरीका हमारा पास होता है कि इट इज़ द रेशो बिटवीन, मैं सिर्फ मैथमेटिकली लिखूंगा, स्टेटमेंट वाइज नहीं लिखूंगा कि टाइम भी हमारा बच जाए और जगह भी बच जाए। इट इज़ द रेशो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन थीटा आई। नेवर एवर राइट दिस, never ever write this. This is not theta I over theta r, it is sin theta I over sin theta r. This is, इसका एक definition ये है कि
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम ज़ाहिर स्मॉल n से करते हैं, ये रिफ्रैक्शन, ये रेशो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम इसको एक दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पेस भी लिख सकते हैं, वैक्यूम भी लिख सकते हैं, और बहुत लिमिटेड केसेस में हम एयर भी लिखते हैं। चूँकि एयर और वैक्यूम में लगभग स्पीड ऑफ लाइट एक जैसी है, इसलिए हम उन दोनों को एक जैसा भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। जैसे कि अगर आप इस केस में देख लीजिए तो अब हमारे इसी फॉर्मूले में हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए हमारे पास एक मखसूस नोटेशन है, चूँकि ये कांस्टेंट है, हम इसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं c से, और जिस मीडियम में भी ये लाइट ट्रैवल कर रही है उसको हम डिनोट करते हैं v से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड हो गया, ये हमारे पास सेकंड मेथड हो गया, और थर्ड मेथड जो कि हम बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, हम उसको एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ यूज़ है, लेकिन बाहर तौर एक मैथमेटिकल फार्मूला है, सो वो भी लिख देते हैं। n इज इक्वल टू real depth over apparent depth। So ये फॉर्मूला बेसिकली अगर आपने इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अगर आप किसी स्विमिंग पूल के किनारे खड़े हों तो आपने अगर स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल से मेरी मुराद ये है कि पानी थोड़ा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपको नीचे उसका जो फ्लोर है, उसका जो बेड है, वो नज़र आपको आए, तो आपने महसूस किया होगा कि आपको स्विमिंग पूल इतना गहरा नहीं महसूस होता। जब आप पूल के साइड पे खड़े हो तो आपको लगता है कि नहीं यार ये तो इतना गहरा, लेकिन जब आप उसमें जंप करते हैं तो उस वक्त आपको फील होता है कि नहीं, पानी तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। इसीलिए बाज़ दफ़ा स्विमिंग पूल में उन्होंने नीचे बेस पे वो जो उसकी डेप्थ होती है वो लिख दी होती है कि कहाँ पे 7 फीट है, कहाँ 5 है, कहाँ 4 है, कहाँ 3 है, और उसके बाद घटते घटते साइड पे 2 फुट, तो वो चीज़ उन्होंने इसी लिखी होती है। तो रियल डेप्थ अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास जो है तो वो ये रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। द लास्ट थिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख रहे हैं कि हर जगह पे हम रेशो की ही बात कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज़ जस्ट अ नंबर एंड इट हैज़ नो यूनिट, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट, मीटर पर सेकंड वगैरह कुछ भी यूनिट नहीं है, ये हमें सिर्फ एक नंबर है जो कि हमें एक रेशो को इंडिकेट करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।